नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो चुका है और 16 फरवरी तक बजट सत्र ये चलेगा और 11 फरवरी को बजट पेश होगा। विधानसभा बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे, राज्यपाल का अभिभाषण और सामान्य बजट। बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से यूपी का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने की तैयारी में है और हर सदस्य के सुझाव को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन कार्रवाई को बाधित ना किया जाए। मुझे विश्वास है कि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास को गति को और भी तीव्र करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मित्रों, मैं विधानमंडल की आज से प्रारंभ हो रही इस कार्रवाई में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में 2 महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। तो वहीं लखनऊ की गोमती नदी में जल्द ही एक आलीशान टूरिस्ट क्रूज चलाने की योजना बनी है और ये क्रूज जो है एक साथ 200 लोगों को गोमती नदी की सैर का अनुभव देगा। हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच संचालन होने वाला क्रूज 30 से 45 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा। रिवर फ्रंट पर इस क्रूज का निर्माण कार्य अगले 5 महीनों में पूरा होने का अनुमान है और क्रूज पर में कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, वीआईपी लॉन्च और डिजिटल स्क्रीन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी और इसके ऊपरी डेक्स पर ओपन रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था की जाएगी और करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्रूज का निर्माण खर्च पूरी तरह से निजी कंपनी वहन करेगी। कंपनी हर साल लखनऊ विकास प्राधिकरण को 16 लाख रुपए रेवेन्यू देगी। तो वहीं चंदौली जिले से 50,000 रुपए के इनामी खलील को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। खलील के खिलाफ यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार राज्य में गौवंशीय पशुओं की तस्करी के कई मामले दर्ज है। वहीं असम और पश्चिम बंगाल में भी उसकी तलाशी चल रही थी। यूपी एसटीएफ की टीम ने खलील को चंदौसी से धर दबोचा है और अधिकारी इस पशु तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े जांच लगातार कर रहे हैं। तो वही केंद्रीय बजट 2026 और 27 की विशेषताओं को लेकर पीलीभीत में प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने वाला है और इस बजट के माध्यम से राज्य की कई तरह की तैयारियां होगी और उद्योग, कृषि और युवाओं के ग्रोथ इंजन की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। तो वहीं पीलीभीत में सड़क निर्माण में ढेर में एक ग्रामीण का शव मिला है। बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षण पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों के अनुसार नेमचंद शराब पीने का आदी था। प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि नशे में धुत होकर आग तापते समय उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के शिवालिक फार्म में दो पक्षों के बीच दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोलीबारी के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस की टीम हर मौके से जांच कर रही है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस पूरे मामले में निगरानी बढ़ा चुकी है और फायरिंग में शामिल पक्षों की तलाश लगातार जारी है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नगर पालिका परिषद अकबरपुर के प्रभारी ईओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विशाल सरावस ने तमसा नदी पर बने रपटा पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए 4 पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुल पर गतिरोध भी लगाए गए हैं और ये पुल रेलवे स्टेशन से निकलकर शहजादपुर को जोड़ता है। पुल के पुनर्निर्माण को लेकर सेतु निगम को पत्र भेजा गया है और जल्द ही पुनर्निर्माण की स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिसकी अनुमानित लागत जो है 80 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। नॉर्मली बैठने की जो व्यवस्था होती है, मान लो बस स्टैंड पर, रिक्शा स्टैंड पर तो केवल रिक्शा खड़े होने के लिए प्रावधान है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है परमानेंट स्टैंड्स नहीं है, टेम्पररी स्टैंड्स हैं सारे के सारे। तीसरी बात है, जो जाम की समस्या है, तो जो हमारी बस स्टैंड है वो धीरे धीरे वहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो एक बार बस स्टैंड अगर ये शहर के बाहर चले जाएगा बस खड़ी रोड पर, तो यहाँ पे फिर ई रिक्शा का अपने आप आना कम हो जाएगा। दूसरा, हमारे जितने भी निर्धारित रिक्शा स्टैंड है वहां पर वो खड़े होते हैं तो ठीक है, उसके अतिरिक्त अगर कहीं पर भी खड़े हो रहे हैं तो उसमें ट्रैफिक पुलिस के पास पूरे पावर है कि उनका चालान कर। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 फरवरी को सीतापुर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। बता दें कि करीब 2 बजे वो जीआईसी मैदान में उतरेंगे और इसके बाद वो सड़क मार्ग से शास्त्री नगर स्थित तपोधाम आश्रम पहुंचेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तैयारियां तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीतापुर दौरा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। दोपहर करीब 2 बजे जीआईजी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरेगा और जिसके बाद से ये दौरा जो है बेहद ही खास माना जा रहा है। सीतापुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीतापुर प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला अधिकारी राजा गणपति आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने शास्त्री नगर स्थित तपोधाम आश्रम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश और व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त करने के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों ने तपोधाम आश्रम से मेन रोड तक पैदल निरीक्षण किया, जहां पर विद्युत
विभाग की लापरवाही निकलकर सामने आई है। सड़कों पर लटक रहे बिजली के तारों को देखकर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई और तत्काल तारों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और दौरे को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के सीतापुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है और ऐसे में 2 बजे वो पहुंचने वाले हैं सीतापुर और हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया है। आला अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है जनपद सीतापुर में। इसको लेके पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सुरक्षा का दृष्टिगत हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयार किया और साथ साथ संबंधित विभाग का निर्देशित भी किया है। PWD का असर से सड़क का संबंधित मामला और साफ सफाई को लेकर ईओ और जो बिजली विभाग का असर से जो भी तार संबंधित मामला है, बिजली के संबंधित समस्या है, सब कुछ हल करा दिया गया है। और कल का कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अपना स्तर से पूरी तरीके से तैयार करके रखा। क्या कुछ फोर्स लगाई गई जुलूस वगैरह? देखिए, पूरी तरीके से तैयार है। आबादी के बीच में है कार्यक्रम, उसको संज्ञान में लेते हुए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो वहीं कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंडिकेट के कोर ग्रुप के 5 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई में मुख्य सदस्य दिवेश जायसवाल के साथ अमित जायसवाल और अंकुश सिंह समेत 3 अन्य प्रमुख आरोपी वाराणसी मिर्जापुर सीमा से पकड़े गए हैं। खबरों की माने तो आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे और ये गिरोह लाखों कोडीन कफ सिरप के फर्जीवाड़े से करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरोह के कई सदस्यों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। जो कोडिन कफ सिरप संबंधित यहाँ पे अभियोग कोतवाली थाना में पंजीकृत कराया गया था ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा। इसमें आज जो 5 अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो फरार चल रहे थे। और ये जो है 5 लोग, जो शुभम जायसवाल था उसके कोर ग्रुप के ये साथी थे। इनके द्वारा पूर्णतः इसका सहयोग करते हुए इस फर्जीवाड़े को इनके द्वारा उसका फायदा उठाया जा रहा था। ये जो 5 अभियुक्त हैं इनका नाम अमित जायसवाल जो श्री हरि फार्मा के प्रोपराइटर हैं, दिवेश जायसवाल DSA फार्मा, अभिनव यादव खाटू फार्मा, घनश्याम मौर्य श्रीराम फार्मा, अंकुश सिंह महाकाल मेडिकल स्टोर। इनके द्वारा कई लाख बोतलों का जो फर्जीवाड़ा था शैली ट्रेडर्स के साथ मिलकर के किया गया है और लगभग 50 करोड़ से अधिक का इन्होंने शुभम के साथ व्यापार किया है और इसको पूरा डाइवर्जन करते हुए करोड़ों का इन्होंने मुनाफा कमाया है। इसमें जो कोडिन कफ सिरप संबंधित यहाँ तो वहीं काशी में कांग्रेस की संविधान संबदा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखा राजनीतिक प्रहार किए। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि काशी से जुड़ी है। उन्होंने मणिकर्णिका और गंगा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि काशी से जुड़े वादे पूरे नहीं हुए। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि जीवंत सभ्यता और आस्था का केंद्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मामलों में जनता की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले 1 साल से ये कर रहे हैं और एक तथाकथित SIT की एक तथाकथित रिपोर्ट भी सामने रखी है। ये जानते हैं कि इनके और इनके परिवार के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ आरोप लगे हैं, 1.5 लाख एकड़ जमीन कैसे मोदी जी के साथियों को दी और इनके अपने परिवार ने कितनी जमीन ले ली, ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के आरोप उनसे बचने के लिए ये सबका ध्यान बना रहे हैं। एक ऐसे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिस परिवार के हमारे स्वर्गीय गोगोई साहब आधुनिक असम के निर्माता, उनका ही अपमान नहीं है, ये अहोम के एक नागरिक को चोट पहुंची है। इस तरह के जो आरोप उन्होंने लगाए, इन आरोपों का राजनीतिक जवाब
भरपूर दिया जाएगा, कानूनी जवाब भरपूर दिया जाएगा। देखिए, आज का ये सम्मेलन बहुत ही सफलतम सम्मेलन है। संविधान संवाद का ये सम्मेलन पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 30 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन है। ये सम्मेलन विशेष रूप से आज सरकार के द्वारा की गई वोट चोरी, मनरेगा का जिस प्रकार से नवीकरण के नाम पे खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूजीसी के नाम पर और अन्य इस प्रकार से जिस प्रकार की जाति भेदभाव को और ज्यादा उकसाकर लोगों को आपस में और विभाजित कर रहे हैं, इसके विरोध में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाते हुए तैयारी में लगा हुआ है। आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेरने का संकल्प हम। तो वहीं अंबेडकर नगर में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। धीरेन्द्र पांडे ने जिला पंचायत पद के लिए औपचारिक रूप से दावेदारी ठोकते हुए संघ जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है और वो क्षेत्र में लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील कर रहे हैं। साकेत अयोध्या विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति के माध्यम से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले धीरेन्द्र पांडे इस बार मालीपुर दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के जरिए पहले ही अपनी पहचान बना चुके धीरेन्द्र पांडे अब गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। विकास का मुद्दा हमारा ये रहेगा, गरीबों का जो निचले स्तर तक है, जो जमीनी तक जो बड़े लोग देख नहीं पाते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी योजनाएं आती हैं कि यहाँ गरीब है तबके के लोग को काम किया जाए। पहली बात हमारा मेन मकसद वही होगा कि जिस दिन मैं भी पद पर आऊँगा, मतलब जिला पंचायत जीत जाऊँगा, उस दिन पहला यही हमारा होगा कि जितनी योजनाएं सरकार की होंगी वो गरीबों तक पहुँचाई जाएगी। और रही बात और जैसे नाली हुआ, चक्रोट हुआ, खड़ंजा हुआ, ये सब की जितनी भी समस्याएँ हैं सबके लिए कार्य करूंगा और मतलब लड़ूंगा, प्रतिनिधित्व करूंगा। तो भाई जाके अधिकारियों से या जहां भी होगा वहां सब कुछ करेंगे। लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पंडा फिल्म को लेकर? हम यही कहना चाहते हैं, जैसे देखिए हम हर जात का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम एक राजनीतिक विशेषज्ञ मतलब राजनीतिक आदमी हैं। तो हमारा यही कहना है किसी जात का अपमान करना ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मैं कड़े विचार से निंदा करता हूँ। और हमें यही कहना है कि ऐसी फिल्म ना बनाया जाए जहां समाज में बंटवारा हो और लोग इससे कहीं ना कहीं एक दूसरे की दूरी बनती है। तो ऐसा ना हो, यही हमारा कहना है। तो वहीं अमरोहा जनपद के गजरौला में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर गहरी चिंता जताई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका से ऐसा समझौता होता है तो वहां की सोयाबीन, अनाज और अन्य कृषि उत्पादक भारत में आएंगे, जिससे देश के किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। राकेश टिकैत ने आशंका जताई है कि अमेरिका से आने वाले कुछ उत्पाद पशुओं के लिए भी काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक द्वारा जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाए जाने के मामले को सही ठहराते हुए कहा कि विधायक ने सही कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर बिना काम पूरा हुआ है पानी की टंकियों का उद्घाटन कर दिया जाता है, जो अब आम समस्या बन चुकी है। अगर अमेरिका से समझौता हुआ तो सोयाबीन बड़े तादाद में यहाँ पाएगी, बहुत बड़े बल्क में आएगी। सोयाबीन आएगा, आलू आएगा, सेब आएगा, उनका अनाज आएगा, गेहूं आएगा, उनका पशु का फीड आएगा। सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा और उसमें 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से तैयार है। तो हमारे पशु में बीमारी आएगी पूरे, क्योंकि फंड आया वो लगाना था। गुजरात की कंपनी है, पूरे देश में वही काम कर रही। विधायक ने बिल्कुल ठीक करा, इन्हीं का विधायक था, अपने ही मंत्री को बंधक बनाया। तो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा उद्घाटन होगा, टंकी है, खाना टंकी वहाँ ना कुछ और उद्घाटन हो गया। वो कह रहा नहीं टंकी है, दिखा दो कहाँ है। हर अपने गांव में दिखा देना आप। क्या ये जो पाइप लग रहे हैं, ये पाइप चल रहे हैं, क्या इनसे वाटर आ सकता है? इसकी क्वालिटी भी खराब है। अगर अमेरिका से
तो वहीं बागपत जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अब जनता का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। शर्मा के आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने जिले में स्वास्थ्य सुधारों की गंभीर कमी को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दर्जनों सरकारी और निजी अस्पताल होने के बावजूद भी बागपत के किसी भी अस्पताल में समुचित और आधुनिक इलाज की व्यवस्था नहीं है। जिले में कैंसर जैसे जानलेवा रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक बागपत में एक भी कैंसर सेंटर स्थापित नहीं किया जा सका है। वक्ताओं ने बताया है कि जिले के अस्पतालों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का भारी अभाव है। बागपत जिले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बागपत जिले की बड़ौद तहसील क्षेत्र में बिजरौल गांव में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर इंटर कॉलेज के मैदान में क्रांति के वीर सपूत अमर शहीद बाबा श्यामल की जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया गया। और कार्यक्रम का आयोजन जो है बाबा श्यामल के वंशज पूर्व रमेश फौजी के नेतृत्व में उनकी जन्मस्थली पर किया गया, जिसमें बड़े हर्षुलदार सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। समारोह के दौरान बाबा श्यामल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनकी जन्मस्थली पर यज्ञ हवन संपन्न हुआ। और इसके पश्चात क्रांतिकारी स्थल पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए वक्ताओं ने बाबा श्यामल के जीवन, संघर्ष और बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज ये बाबा श्यामल जी की 229वीं जन्म जयंती मनाई गई है और मैं आपको थोड़े शब्दों में अगर कोई बात कहना चाहूँ वो ये है कि अगर ये बागपत किसी बात पे सबसे ज़्यादा गर्व कर सकता है तो बाबा श्यामल जी पर कर सकता है, क्योंकि देश में बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए, राजा महाराजा भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन जिस तरह निस्वार्थ भाव से, यानी इनके पास कोई राजगद्दी तो थी नहीं, वे राजा लोग तो अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे थे। हालांकि हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे लड़े तो है कैसे भी लड़े, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर स्वतंत्रता आंदोलन में किसी ने नेतृत्व किया है, हजारों लाखों लोग किसानों को साथ लेके अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी महाशक्ति के खिलाफ लड़े हैं, वो हमारे बाबा श्यामल जी लड़े हैं। तो इसलिए अगर हमारे जनपद किसी एक बात पर अगर सबसे ज़्यादा गर्व कर सकता है, सबसे पहले नाम बाबा श्यामल जी। उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि बाबा श्यामल की जो असली धरोहर है ये इंटर कॉलेज है। अगर जो देखो ये जयंती मनाओ, शहादत दिवस मनाओ, ये सभी को अधिकार है, वो सबके थे, पर उसका जो असली वंशज है वो तो मैं ही हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ही आगे तक लेकर चलूँ, इसको आगे तक सभी लेकर के जा सकते हैं। अगर ये एक मनाने का भी है तो ये श्यामल इंटर कॉलेज में ही बनेगी, क्योंकि ये सदियों से इंटर कॉलेज बना हुआ है और उसके नाम पे यहाँ सब कुछ बना हुआ है। सही डेट है और ये उसके नाम का तारीख भी एक हो जाए और ये हवन भी यहाँ लगा, हवन कुंड भी बना हुआ है। मेरी तो यही है कि अगर होगा भी एक तो ये श्यामल इंटर कॉलेज में ही होगा। वो जो अभी दूसरी जगह हो रहा वो कोई जगह शहीद स्थल नहीं है, क्योंकि असली धरोहर बाबा श्यामल की ये इंटर कॉलेज है। क्योंकि जो देश विदेश तक नाम गया हुआ है बाबा श्यामल का, वो इसी स्कूल से गया हुआ है। इसी स्कूल से इनकी मार्कशीट, सनद मार्कशीट पर सब लिखा है बाबा श्यामल। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हों, लेकिन बलिया जनपद के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बड़े खेल का मामला सामने आया है, जिसमें प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। और यहां पर भूमाफियों ने एक सफेद पोष के भाई के साथ मिलकर सरकारी तंत्र की कथित मिलीभगत से पोखरी की जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी है। और ये मामला उस समय उजागर हुआ जब तहसील दिवस के दौरान पीड़ित गणेश सोनी अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचे। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों से मिली भगत कर पोखरी की जमीन को पटका कर उसको पर अवैध प्लॉटिंग की बिक्री भी की जा रही है। और पीड़ित ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। एक हफ्ता पहले हम लोगों को एसडीएम महोदय को सर्वदलीय सब लोग मिल करके एसडीएम साहब से मिल करके, इसलिए कि सिकंदरपुर में भू माफियाओं का आतंक है। यहाँ पे भू माफिया इतने आतंकित कर दिए हैं कि कहीं गढ़ई, कहीं सरकारी ज़मीन कुछ भी कब्जा करके उस पर किसी तरह से बस पट्टा कर दीजिए, लोगों को बेच दीजिए।
इस नाते हम लोग सब लोग मिलजुल करके कैसे ये कर लेते हैं, साठगांठ कैसे बना लेते हैं? ये यहाँ पे एसडीएम साहब हैं, इनसे मिल लेंगे, फिर अपना उसके नीचे वाले लोगों से मिल लेंगे, मिल करके अपना काम धाम, पैसा का युग चल रहा है, चला उला करके काम करते रहते हैं। कि हमारे घर में और हमारे गांव मोहल्ले में जो गढ़ई थी, चमर गढ़ई, उस पर बहुत से लोग हमला कर रहे हैं कि मेरा गढ़ई हो जाए, उनके गढ़ई नहीं हो पाए और जाम कर देते हैं लोग, और नाली भी लोग। इससे पहले हम माननीय एसडीएम साहब को 27 तारीख को पत्रक दिए थे और उसके बाद वहाँ इतने तेज़ी से काम होने लगी, उसको देखते हुए सभी लोग, हम लोग सभी वहाँ के जितने लोग अगल बगल के हैं, पानी जिसका जाम है वो सभी लोग आए हैं। हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब तुरंत तत्काल काम रुकवाने के लिए कहे हैं, आश्वासन दिए हैं। वो कैसी जमीन है? वो पोखरी की ज़मीन है। तो वहीं फिरोजाबाद में सर्विलांस एसओजी टीम और जनपद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत जो है वह करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है और ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्र अधिकारी साइबर अपराध के कुशल नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में जो मोबाइल गुम हो जाते हैं उनकी बरामदगी हेतु एक अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में हमारे जनपद द्वारा 69 मोबाइल्स बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 12 लाख है। इसके अतिरिक्त जनपद में अब तक 988 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं और ये मोबाइल फोन्स हैंडओवर जो हमने किया है CIR पोर्टल के माध्यम से किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक पोर्टल चलाया जा रहा है जिसके थ्रू हम लोग जो है मोबाइल फोन्स की बरामदगी कराते हैं और उनके मिल जाने पर उनके जो मेन जो उनके धारक है उनको हम हैंडओवर करते हैं। किस तरह के मोबाइल थे? गुमशुदगी वाले मोबाइल थे या चोरी वाले मोबाइल थे? जी, ये सारे मोबाइल ही जो मोबाइल्स गुम हो जाते हैं वही थे। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय। तो वहीं कानपुर में फर्जी GST गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने फर्जी फॉर्म के जरिए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कमल गौरव साहू और एहतिशाम हुसैन को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी और फॉर्म बनाकर कई करोड़ रुपए की GST की चोरी की है और ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त कानपुर नगर और संयुक्त पुलिस द्वारा की गई है। तो वहीं लखनऊ में इस्लामाबाद की शिया मस्जिद पर हुए आतंकी हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में हुसैनी टाइगर के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। प्रदर्शन जो है हुसैनाबाद स्थित ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े के सामने किया गया, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुर्दाबाद और सेना के प्रमुख के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वहीं लखनऊ में चाइनीज माझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिबंध के बावजूद भी यहां पर जानलेवा माझा खुलेआम बिक रहा है, जिससे लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी जोन के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर बांधे के पास से एक पोर्टल अचानक से ही चाइनीज माझे की चपेट में आ गया और उसकी नाक कट गई। गंभीर हालत में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस घटना के बाद से पश्चिमी जोन पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर से खानापूर्ति जैसी नजर आ रही है। आखिर कब तक लोगों की जान से इस तरह का खिलवाड़ होगा, बड़ा सवाल आ गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।